वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक से रिलेटेड है। कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में, रिवीजन करने में आपको काफी हेल्प करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप चाहे बीएससी में हो, एमएससी में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जो भी टॉपिक को पढ़ा करें उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व किया करें। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपका रिवीजन होगा और इसके साथ ही आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, जयपुर, राजस्थान। The first question is the procedure in which DNA fragments are separated by gel electrophoresis and then transferred onto filter for radioactive probing is known as। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करेंगे, देन इसको एक फिल्टर पर ट्रांसफर करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोबिंग के लिए। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? इट्स जीन मैपिंग, जीन क्लोनिंग, पीसीआर और सदन ब्लॉटिंग टेक्निक। तो यहाँ पर देखिए जीन मैपिंग क्या होता है। ये प्रोसीजर है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर जीन की स्पेसिफिक लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है रॉन्ग हो जाएगा। जीन क्लोनिंग डिजायर्ड जीन को क्लोन करने की टेक्निक है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम किसी डिजायर्ड जीन को या डीएनए फ्रेगमेंट्स को या अपने बहुत कम सैंपल को एम्पलीफाई करते हैं, इनकी मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सडन ब्लॉटिंग टेक्निक इज द राइट ऑप्शन। सडन ब्लॉटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम अपने डीएनए सैंपल को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली हमारे डीएनए सैंपल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। देन हम इसको फिल्टर पर ट्रांसफर करते हैं। ये जो फिल्टर होता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर हम इसको ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लॉटिंग कहते हैं। इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं नॉन सीक्वेंस के प्रॉब से, ठीक है। इसके लिए प्रॉब यूज किया जाता है एंड देन फिर वॉशिंग होती है। इसके बाद में हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं सडन ब्लॉटिंग टेक्निक। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या जिनको हम चार्ज कर सकते हैं उनका सेपरेशन किया जाता है। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स दोनों इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट होते हैं, लेकिन आपको दे रखा है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो न्यूक्लिक एसिड्स के सेपरेशन के लिए एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है एंड प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए हम पेज के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन रेफर्स टू दी। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन क्या आपको ये बताना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, separation of proteins from other biomolecules or separation of a particular protein from other contaminating proteins or all of these। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि प्रोटीन प्यूरिफिकेशन को बताता है? देखो, जब भी हम सेपरेशन करते हैं तो जो हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट होता है, जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो हमारा एनालाइट होता है एंड अदर सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन का सेपरेशन करना फ्रॉम अदर कंटामिनेटिंग प्रोटीन्स। दूसरे जो प्रोटीन्स हैं वो सब इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन is separation of a particular protein from other contaminating proteins। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
In gel electrophoresis, DNA molecules migrate from dash to dash ends of the gel. हमको यहाँ बताना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन किस एंड से किस एंड तक होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, बेसिक, एसिडिक, लॉन्ग, शॉर्ट और पॉजिटिव, नेगेटिव। आपको बच्चों पता होगा डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम एनायंस कहते हैं। एंड जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं तो एनायंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम एनोड कहते हैं। चूंकि यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम में आते हैं। सो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करने के लिए एनोड के पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कहां से सेपरेट करेंगे? डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक माइग्रेट करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर हमको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक सही ऑप्शन को ऑप्ट करना है। ऑप्शन ए है डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, डीएनए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सुपरकोइल्ड प्लाज्मिड्स माइग्रेट स्लोअर देन देयर लिंक्ड काउंटरपार्ट्स। सो डीएनए का जो रेट ऑफ माइग्रेशन होता है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि सुपरकोइल्ड डीएनए का माइग्रेशन सबसे फास्टेस्ट होता है, देन लीनियर डीएनए, इसके बाद में लिंक्ड डीएनए का। ठीक है, ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपने ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्जर मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए, सो दिस ऑप्शन डी इज राइट हियर। इथिडियम ब्रोमाइड इस डाई का हम यूज करते हैं डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए, और ये एक इंटरकैलेटिव डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए using the southern blotting technique involves the following 5 major steps। ठीक है, हमको क्रोमोसोमल डीएनए का एनालिसिस करना और इसके लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को काम में ले रहे हैं। इसके स्टेप्स दे रखे, ऑटो रेडियोग्राफी, ब्लॉटिंग, क्लीवेज, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स बेस्ट इलस्ट्रेट दिस टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक ऑर्डर बताना है किस सीक्वेंस में ये स्टेप्स जो है किए जाते हैं, या टेक्निक जो है किस ऑर्डर में की जाती है। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में सबसे पहले जो यहाँ पर दे रखा है हमारे को ऑप्शन क्लीवेज आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर डीएनए आइसोलेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जिसमें हम अपने डीएनए सैंपल का सेपरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में प्लॉटिंग की जाएगी जिसमें हम अपने सेपरेटेड डीएनए को फिल्टर पर ट्रांसफर करते हैं। प्लॉटिंग के बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें नॉन प्रोब के साथ में हम हाइब्रिडाइज कराएंगे, एंड इसके बाद में हम डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफ यूज करते हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, देन ऑप्शन बी, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑप्शन ई एंड डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑर्डर आ जाता है हमारा सी, डी, बी, ई, ए। यहाँ पर 4th नंबर पर दे रखा है, सो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। तो इस तरह से कोई भी आप टेक्निक पढ़ रहे हो है ना, तो इसमें आपको स्टेप्स का जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, हमको बताना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को किसने डेवलप किया था? स्वेट ने, स्वेचबर्ग ने, टिसेलियस ने और सेंजर ने। सो ऑप्शन सी इज राइट है, अर्नेस्ट टिसेलियस जो कि स्वीडिश के बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को डिस्कवर किया था एंड इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टेक्निक सुटेड फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कि बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होती है, कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। एज एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PFGE पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और STS पेज। तो यहाँ पर हमको सेपरेशन करना है लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स का। बड़े साइज के जब हमारा डीएनए सैंपल होता है उनके सेपरेशन के लिए हम PFG पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को काम में लेते हैं। ये एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें लिक्विड फॉर्म में एगेरोस जो है एज ए जेल लिया जाता है एंड इसके द्वारा अप टू 250 kb तक के डीएनए का हम सेपरेशन कर सकते हैं। एज के द्वारा जो डीएनए का सेपरेशन होता है उसकी एक लिमिटेशन है, इसके द्वारा हम 20 to 25 kb साइज तक के डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं। पेज के द्वारा हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। STS पेज ये भी प्रोटीन के सेपरेशन के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइग्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बायोमोलिक्यूल्स के माइग्रेशन के लिए सही है। ठीक है, हमको एक करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करना है। द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो रेट ऑफ माइग्रेशन होती है इसको अगर हम V से डिनोट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीडियम के रेसिस्टेंस के, इसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो मीडियम का लगता है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। नेक्स्ट है रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। माइग्रेशन की रेट डायरेक्ट करंट के प्रोपोर्शनल होगी, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फास्टली रेट से माइग्रेशन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, आप लोग सभी ऑप्शंस को पढ़ा करें। लो वोल्टेज इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई मास मॉलिक्यूल्स। हाई मास मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए हमारा जो वोल्टेज होगा वो लो होगा, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। नेक्स्ट ऑप्शन इज रेट ऑफ माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। रेट ऑफ माइग्रेशन करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। रेट ऑफ माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सो ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the electrophoresis apparatus consist of? हमको बताना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus किसका बना होता है। जेल, बफर चैम्बर एंड पावर पैक, बफर चैम्बर एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus के लिए ये जो बता रखा है ये पूरा यूनिट का नहीं बता रखा है, इसमें सभी अपैरेटस नहीं है। नेक्स्ट है बफर चैम्बर एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। बफर चैम्बर इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट एंड जेल सेपरेटर, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज पावर पैक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, इसमें पावर पैक होता है एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो जो हमारे को कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो सारे इसमें आ जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट यूज्ड। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कब नहीं करेंगे। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, अगर हमको प्रोटीन्स का सेपरेशन करना है तो इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज में ली जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अमीनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को काम में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ लिपिड्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर हम चार्ज लगा सकते हैं, कैन बी चार्ज्ड, उनका सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए लिपिड्स का सेपरेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट है। यहाँ पर हमको यही बताना था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कब काम में नहीं लेंगे, जब लिपिड का सेपरेशन करेंगे तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को काम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What can not be a reason for using electrophoresis? हमको बताना है कि ऐसा कौन सा एक रीजन है जो जिसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज में नहीं लेते। कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ डीएनए,
तो हम डीएनए को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, हमारे पास में 2 अननोन सैंपल है डीएनए को, उसको हमने कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो ये एक रीजन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए बाय शेप ऑफ बैकबोन, तो ये जो ऑप्शन दे रखा है ये यहाँ पर राइट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए को अरेंज नहीं कर सकते उनकी शेप ऑफ बैकबोन पर, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में नहीं ली जाती है। सो दिस ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये ऑप्शन भी सही है, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इन ऑर्डर वी कैन सी, तो ये ऑप्शन भी सही है, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये भी रॉन्ग हो जाएंगे। हमको बताना है कौन सा ऐसा एक रीजन है जिसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज में नहीं लेते। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एगेरोस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, हमको बताना है एगेरोस को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्टोकार्पस एक्एंथोफोरस, फाइकस बेंगालेंसिस, रेसिलेरिया एस्कुलेंटस और एग्रोस्टिस स्टोलिनीफेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फाइकस ये एंजियोस्पर्म है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एग्रोस्टिस ये भी ग्रास है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एगेरोस को हम रेड सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। And here Gracilaria esculentus is a red algae, so option C is right here. Next question है the fluorescent dye such as ethidium bromide is used for visualizing DNA. How do ethidium binds to DNA? ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फ्लोरेसेंट डाई जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड, इसको हम ETBR भी कहते हैं, इसको यूज करते हैं डीएनए को विजुलाइज करने के लिए। तो हमको बताना है कि डीएनए के साथ में ये जो डाई होती है इथिडियम ब्रोमाइड, ये किस तरह से बाइंड होती है। ऑप्शन ए दे रखा है स्टैक्ड बिटवीन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, मींस ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के बीच में इसकी स्टैकिंग हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है बाइंड्स टू द न्यूक्लियोटाइड बेस, या न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ में बाइंड हो जाती है। जस्ट सपोज ये ए है हमारा एडेनिन है, ठीक है, इसके साथ में ETBR बाइंड हो रही है, इस तरह से बाइंड होती है। ऑप्शन सी इज इंटरकैलेटेड बिटवीन दी स्टैक्ड बेसिस, या स्टैक्ड बेसिस के बीच में ये इंटरकैलेटेड हो जाती है और बाइंड्स टू दी फास्फोडाइएस्टर बैकबोन, या फास्फोडाइएस्टर बैकबोन के साथ में ये बाइंड हो जाती है। सो हियर ऑप्शन सी इज राइट हियर। ETBR एक इंटरकैलेटेड डाई होती है। इंटरकैलेशन में क्या होता है कि जो हमारे लेयर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, लेयर्ड मटेरियल होते हैं, जस्ट सपोज इस तरह से कोई लेयर्ड मटेरियल है ना, आप ग्रेफाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें लेयरिंग होती है। तो इंटरकैलेशन में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स या आयंस इरिवर्सिबली इनके जो बीच में स्पेस होता है ना, ठीक है, यहां पर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहां पर ये बाइंड हो जाते हैं इस तरह से, इसे कहते हैं इंटरकैलेशन। तो यहाँ पर जो ETBR होता है ये डाई भी स्टैक्ड बेसिस के बीच में इंटरकैलेटेड हो जाती है। हमारे जो डीएनए में बेस पेयर होते हैं, जैसे एडेनिन के साथ में थाइमिन, ग्वानिन ले लिया यहाँ पर, इसके साथ में साइटोसिन, ठीक है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारी चेन है। जस्ट सपोज ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये जो बेस पेयर है कैसे होते हैं, स्टैक्ड होते हैं ना। तो ये जो डाई होती है ETBR, ये इन स्टैक्ड बेस पेयर में इंटरकैलेटेड हो जाती है, ठीक है। So option C is right here. Next question is for the separation of DNA by electrophoresis which of the following method is commonly used? यहाँ पर हमको बताना है कि हमको डीएनए को सेपरेट करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे। एगेरोस इन वर्टिकल, एगेरोस हॉरिजॉन्टल, पेज वर्टिकल और पेज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर काम करते हैं। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हॉरिजॉन्टल की जाती है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, ऑप्शन ए भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डीएनए इज डाइजेस्टेड बाय एंडोन्यूक्लियसेस, बाय है, if DNA is digested by endonucleases in 4 sites giving rise to fragments of which 2 are equal in length, how many bands would be seen after electrophoresis? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि मान लो आपके पास में कोई डीएनए है, इस डीएनए को आप एंडोन्यूक्लियसेस के साथ में ट्रीट कराते हो। एंडोन्यूक्लियसेस 4 साइट्स पर डीएनए को कट लगाता है। जस्ट सपोज एक साइट यहाँ पर, यहाँ कट लगाया,
एक ये कट लगाया, एक ये कट लगाया, ठीक है। 4 साइड्स पर कट लगाता है जिससे डीएनए के हमको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। एंडोन्यूक्लियस जब 4 साइड पर कट लगाएगा तो हमको जो फ्रैगमेंट्स का नंबर होगा टोटल 5 फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से हमको 5 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 जो फ्रैगमेंट्स है वो इक्वल लेंथ के लिए, ठीक है। मान लो इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है, इक्वल लेंथ के फ्रैगमेंट है। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो हमको बताना है कि हमको कितने बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम कराएंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली इसमें अरेंज होते हैं, ठीक है। 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स ऐसे हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं, इसलिए हमको जो बैंड्स मिलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में, बैंड्स का नंबर जो होगा वो 4 नंबर में हमको बैंड्स मिलेंगे, क्योंकि 2 डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स है वो इक्वल लेंथ के हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। हमको कितने बैंड्स दिखाई देंगे? 4 बैंड्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल माइग्रेट फास्टर इन इलेक्ट्रोफोरेसिस? द कंडीशन इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल। क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमको क्या दिया गया, हमसे पूछा है कि आपको 4 डीएनए दे रखे हैं यहाँ पर, निक्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए एंड सुपर कोइल्ड डीएनए, ठीक है। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा, फास्टर रेट पर कौन सा डीएनए है जो कि माइग्रेट करेगा। आपको कंडीशन दे दी है कि मॉलिक्यूलर वेट इन सभी डीएनए सैंपल के लिए इक्वल है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि सुपर कोइल्ड डीएनए फास्टली माइग्रेट करते हैं, फास्टेस्ट रेट पर इनका माइग्रेशन होता है, देन लीनियर डीएनए एंड देन निक्ड डीएनए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। सुपर कोइल्ड डीएनए सबसे फास्ट रेट पर इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस में माइग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements about agarose gel electrophoresis is false? हमको एक false स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है agarose gel electrophoresis के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एगेरोस इज कॉमन वे टू सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू साइज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाते हैं। हमको एक रॉन्ग ऑप्शन और फॉल्स स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है, तो इसको हम ऑप्ट नहीं करेंगे। ETBR इज यूज टू डिटेक्ट डीएनए, ये भी सही है, ठीक है। ETBR को हम ये काम में लेते हैं डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए, सो इस ऑप्शन को भी हम ऑप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज्ड डीएनए विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड ऑफ द जेल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डीएनए पर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स हियर, इसको हम ऑप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नन ऑफ देम, ये भी यहाँ पर ऑप्ट नहीं करेंगे, सो हियर ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड बफर कंडीशन फॉर एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? हमको बताना है कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन सी बफर कंडीशन होती है, किस पीएच पर बफर सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं। बफर ऑफ pH 4, बफर ऑफ pH 5, बफर ऑफ pH 7 और बफर ऑफ pH 9। सो हियर ऑप्शन सी इज राइट हियर। बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ETBR is a stain that specifically binds to DNA or RNA and appears dash if viewed under UV light। ठीक है, ETBR जिसको हम काम में लेते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये जब हम इसको देखते हैं यूवी लाइट में तो इसका जो बैंड होता है वो किस कलर का दिखाई देता है? रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू। ऑप्शन सी इज राइट हियर। ETBR का जो बैंड दिखाई देता है वो ऑरेंज कलर का फ्लोरेसेंट बैंड होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसके आंसर आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं इसके आंसर, ठीक है। एंड साथ में रीजन भी बताएं कि इसका जो आप आंसर दे रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ डीएनए इन एगेरोस जेल? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जो कि एगेरोस जेल में डीएनए के माइग्रेशन को अफेक्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए कंसंट्रेशन, नेक्स्ट ऑप्शन जेल कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी वोल्टेज और ऑप्शन
डी डीएनए कन्फर्मेशन। ठीक है, तो आपको बताना है इन गिवन 4 फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डीएनए माइग्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2% weight by volume of agarose in gel is used, what is the effective separation size range of double stranded DNA। ठीक है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अगर आप एगेरोस का जो जेल बनाते हो उसकी कंसंट्रेशन आप 2% लेते हो तो आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करना है, तो इसके लिए किसका साइज रेंज जो इफेक्टिव होगा जिसमें आपको अच्छा रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए 0.1 to 3 kb, ऑप्शन बी 0.5 to 7 kb, ऑप्शन सी 1 to 20 kb एंड ऑप्शन डी 5 to 60 kb। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, आप ध्यान में रखना कि पोरिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ जेल और एगेरोस। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर आपकी हाई होगी तो ध्यान में रखना है कि पोरिसिटी कम होगी। ठीक है, पोर साइज छोटे बनेंगे। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पर आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर। स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया है जो कि आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने में आपको हेल्प करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन टेक्निक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी एंड इसके टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हैं एंड एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।